तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस एकेडमी बाय गुल फैमिली राजी में। हिस्ट्री क्लास चल रही है और हिस्ट्री क्लास में प्लेलिस्ट थर्ड में बहुत सारी वीडियो हम लोग ऐड कर चुके हैं, उन्हीं पर हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा, आप कोई बता सकता है किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए, किसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, किसने कोई अश्वमेध नहीं किया, और गुप्तों में सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ किसने किया, है ना? तो 4 प्रवरसेन ने किए, है ना? और गुप्तों में सबसे पहले किसने किए? ना समुद्रगुप्त ने। अश्वमेध यज्ञ गुप्तों में सबसे पहले किया समुद्रगुप्त ने, और पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। कोई बता सकता है पुष्यमित्र शुंग ने जब 2 अश्वमेध किए तो उनके जो पुरोहित कौन थे उन यज्ञों में? भाई शाबाश, पतंजलि थे, है ना? वेरी गुड। तो इसी तरह की चीज़ें जैसे कि या अभी बस आप शायद आपको दिक्कत हो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी बेटी प्रभावती की जो शादी की थी वो किस शक राजा से की थी? रुद्रसेन सेकंड से, है ना? या एक फार्मूला मेरे पास अका अक राज व्यापा कुंड, है ना? तो ये जो फार्मूला है बौद्ध संगतियों का, राज व्यापा कुंड, राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन, वो अका अक आसे अजातशत्रु काशे कालाशोक, फिर आसे अशोक कासे कनिष्क। तो इसी तरह की जो चीज़ें हम कोरिलेट करते हुए एंशिएंट इंडिया को बहुत ही आसान बनाते हुए आपके साथ पढ़ रहे हैं। इससे पहले की वीडियो आप लोग जरूर देखिए प्लेलिस्ट थर्ड में, उससे आगे हम लोग अब चलेंगे। तो अब देखें, हम लोग बात करते हैं डेरियस फर्स्ट की, ठीक है ना? डेरियस फर्स्ट, ये जो था आप लोग जानते हैं ना कि भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसने किया? ईरानियों ने किया, है ना? यहाँ पर मैंने कहीं लिखा है, कोई मेरी हेल्प करेंगे? कहाँ पर लिखा है मैंने? भारत पर पहला ईरानी आक्रमण, वो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों ने किया था। कहाँ पर? यहाँ कहीं है? सेकंड में? यहाँ पर? यहाँ पर है, ठीक है, यहीं पे। ओके, भारत पर पहला जो विदेशी हमला किया है वो ईरान के हखामनी वंश ने किया है भारत पर। यहाँ देखो मैंने हेडिंग बना रखा है सबसे पहले, तो मैं इसकी बात करूंगा विक्रमी संगत किसने चलाई, शक संवत किसने चलाई, गुप्त संवत किसने चलाई, लेकिन इसमें मैं अभी कुछ चीज़ें और लिखूंगा। फिलहाल जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, किसकी बात कर रहा हूँ? भारत पर पहले विदेशी हमले की। तो भारत पर पहला विदेशी हमला जो किया वो ईरानियों ने किया था। अच्छा, जो ईरानी एम्पायर, ईरान आपको पता है ईरान का पुराना नाम क्या है? फारस, है ना? फारस भी कहते हैं और पर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्शिया, पर्शिया भी कहते हैं, फारस भी कहते हैं। अच्छा अनीश, प्रशा किस देश का पुराना नाम है? अनीश, प्रशा किस देश का पुराना नाम है? प्रशा कंफ्यूज होता है ना? देखो, पर्शिया ईरान या फारस, और प्रशा किस देश का पुराना नाम है? अंकित, विकास में से कोई बताएंगे? यस बिलाल, हाँ तुम्हें वही याद है जो मैंने बता दिया। सोनू, हाँ जर्मनी का नाम है, ठीक है ना? प्रशा जो है वो जर्मनी का पुराना नाम है। ओके, खैर उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ईरान में उस दौर में, जिस दौर में भारत पर हमला हुआ, वहाँ पर जो राजवंश था हखामनी वंश था। जैसे कहते हैं ना मुगल वंश, है ना, सल्तनत वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश वगैरह वगैरह। तो ईरान में ईरानियों ने जिस समय भारत पर हमला किया उस समय भारत ईरान में जो एम्पायर था उस एम्पायर का नाम था हखामनी वंश। ओके, समझ गए? क्लियर? तुर्कों के समय ईरान में खुरासान एम्पायर कहते थे। तुर्कों के समय ईरान को क्या कहते थे? खुरासान एम्पायर। तुर्कों और मुगलों के समय में मंगोल आए तो इन्होंने खुरासान एम्पायर को ध्वस्त कर दिया वगैरह वगैरह। कुल मिला के आपने कंफ्यूज नहीं होना है, भारत पर पहला हमला विदेशी जो किया वो ईरानियों ने किया या ईरान के हखामनी वंश के राजाओं ने किया। अब देखो, सबसे पहला जो हमला किया वो किया साइरस सेकेंड ने, लेकिन ये फ्लॉप हो गया, ये जीत नहीं पाया, असफल हो गया। ये इतिहास की किताबों में बस इतना लिखा है कि असफल हो गया, ये हारा जीता या कोई आपदा आ गई उससे हमें कोई पता नहीं है, ना कोई लेना देना है। सिर्फ ये ध्यान रखें कि हखामनी वंश का राजा साइरस सेकंड पहला ऐसा हमलावर था जिसने भारत पर पहला हमला किया, लेकिन ये सफल ना हो पाया। भारत पर पहला सफल विदेशी हमला जो किया वो इसी वंश के डेरियस फर्स्ट ने किया। इसका नाम दारा फर्स्ट भी मिलता है ना? डेरियस फर्स्ट, यूनानी ईरानी इतिहासकार दारा फर्स्ट कहते हैं, इस डेरियस फर्स्ट कहते हैं। इसका नाम जो है वो दारा फर्स्ट भी मिलता है, मैंने यहाँ लिखा है। देखो, विदेशी हमला ईरानी हखामनी वंश ने किया, साइरस सेकंड था लेकिन इसका हमला जो था वो असफल रहा, और पहला जो सफल हमला किया वो डेरियस फर्स्ट ने किया। डेरियस फर्स्ट का दूसरा नाम क्या मिलता है? दारा फर्स्ट, ठीक है ना? अब इसका एक अभिलेख है नक्शे रुस्तम। कभी कभी सवाल ऐसे आता है कि नक्शे रुस्तम शिलालेख या नक्शे रुस्तम अभिलेख किसका है? दारा फर्स्ट का है। इससे जानकारी मिलती है हमले की। अच्छा, अब जब हमें दारा फर्स्ट का ये अभिलेख मिला, नक्शे रुस्तम अभिलेख जब मिला, तो ये जो अभिलेख है मौर्यों से भी पहले का। जैसे हम लोग कहते हैं ना, कभी मौर्य जो थे, सवाल आता कई बार आता है ना, कि मौर्य जो थे उन्होंने पहली बार स्तंभ लिखने शुरू करे
या गुफाओं में, स्तंभों पर या शिलाओं पर लेख लिखने शुरू करे और अपनी बात कहना शुरू किया। जैसे आजकल मोदी जी करते हैं ना मन की बात, तो वही वो जो कम्युनिकेट तो कर रहे हैं लोगों से आकाशवाणी के थ्रू। तो अब उस समय आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, इंटरनेट, नेट, टेलीविज़न तो था नहीं। तो राजा लोगों ने जब अपनी जनता को कोई मैसेज देना है तो क्या करते थे वो, तो ऐसी जगह जो कोई बहुत बड़ा तीर्थ स्थल हो, कहीं मेला लगता हो, व्यापारिक चौराहा हो, है ना, कोई व्यापारिक, जैसे श्रावस्ती है ना, श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। और श्रावस्ती बहुत ही संपन्न नगर था। वजह क्या थी कि उत्तरापथ, तो दक्षिणापथ, तो मध्य पथ, ये जितने भी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं को जाने वाले राजमार्ग थे ना, उनके सेंटर पर था ये। जैसा आजकल आता है ना कि उत्तरी और पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर कहाँ आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, झांसी मिलते हैं। तो श्रावस्ती वो जगह थी जहाँ पर भारत की चारों दिशाओं से आने जाने वाले जो मुख्य मार्ग थे वो मिलते थे, इसलिए डेवलप हो गया वो। आगरा भी इसीलिए डेवलप हुआ, दिल्ली भी इसीलिए डेवलप हुआ, लाहौर भी इसीलिए डेवलप हो रहा है ना। ओके, समझ गए। अब अगर पहाड़ को जाओ गढ़वाल में, हिमाचल, तो देहरादून होके जाओगे, इसलिए देहरादून धीरे धीरे विकसित हो गया। तो श्रावस्ती में मैं क्यों पहुँचा, मैं क्यों पहुँचा श्रावस्ती में? हाँ, महात्मा बुद्ध सर्वाधिक उपदेश वहाँ दी। हाँ, यस, अभिलेखों से बचे। तो अब देखें श्रावस्ती में बहुत, हाँ वेरी गुड, श्रावस्ती में बहुत सारे लोग जमा होते हैं, है ना, तो वहाँ पर अभिलेख या शिलालेख या अपनी बात कोई कहना, उसमें ज़्यादा फायदा होगा ना। कोई बहुत बड़ा मंदिर है, आप लोग ना दान पत्र लेख, वो मंदिर लेख, तो जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा मंदिर है, अब केदारनाथ में जाते हैं लोग, बहुत से लोग जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, पुरी जाते हैं, तो उन मंदिरों के प्रवेश द्वार पर अपना एक पत्थर पे अपने बारे में लिखाया जो कहना चाह रहे हैं वो गड़वा दिया। आता जाता जो भी होगा उसको पढ़ेगा, उसी कहते हैं मॉक पब्लिसिटी के वे राजा ये कह रहा है। तो मौर्य और अशोक जो थे, इन्होंने बड़ी मात्रा में भारत में अपने अभिलेख जगह जगह गड़बड़ाए। वो अभिलेख जो हैं चाहे पिलर पे हों, पत्थर के पिलर, स्तंभ जिसे कहते हैं, या शिला पे हों या गुफाओं में हों, लेकिन इन्होंने इसकी शुरुआत नहीं की। भारत में बड़े पैमाने पर इन्होंने ये काम किया, लेकिन इसकी शुरुआत करने वाले ये नहीं थे। इन्होंने ये कहाँ से सीखा? ईरानियों से सीखा। ठीक है ना, आता है ना कि ईरानी हमले का असर क्या रहा, तो अभिलेख लिखने का जो चलन था बेटा यहाँ से आया। और दारा फर्स्ट का नक्शे रुस्तम जो शिलालेख है या अभिलेख है, वो इसका मिसाल है। ठीक है, देखो चीज़ों को आप लोग ना ऊपर ऊपर से पढ़ते हो, ऊपर ऊपर से, है ना। एक बुक ले आए वन लाइनर वाली, उसमें रटे जा रहे, है ना, जैसे पुराने ज़माने में रटन विद्या होती थी। तो लर्न तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर उसको आप कहानी की शक्ल में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो तो बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे सामने है ना, अक्सर एंशिएंट हम पढ़ाते हैं तो आप लोग जम्हाइयाँ लेने लगते हैं, उबासियाँ। आज कोई जम्हाई, कोई उबासी नहीं ले रहा, और जबकि नींद का समय हो चुका है, हैं। चले आगे। ठीक है, सोनू भाई तो आज बहुत ही मुस्कुरा रहे हैं, पता नहीं क्या मिल गया आज। ठीक है, तो उसके बाद हम पर जो हमला किया वो यूनानियों ने किया। अब यूनानी हमलावर कौन था भारत पर पहला? सोनू भाई, भारत पर यूनानी हमलावर कौन था पहला? नहीं पता? ओ, इमरान। भारत, हाँ ये सिकंदर। सवाल इस आपने बोला है ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मुझ तक आवाज़ ही नहीं, तो मैं क्या करूं? अच्छा, मतलब आपको उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। ओके, ठीक है, वो कह रही है, उन्होंने आंसर दिया तो ये बोल रहे हैं। ठीक है भाई, सोनू भाई ने आंसर सही दिया, क्या? सिकंदर, है ना, अलेक्जेंडर। ठीक है ना, कौन था? अलेक्जेंडर। अच्छा, हम कहीं पढ़ने गए भाई मेरे, तुम अगर सुन भी रहे हो तो माफ़ करना मुझे, हम कहीं पढ़ने गए थे, किस जगह पढ़ने गए थे वो नहीं पता मुझे, तो वहाँ पर एक स्टूडेंट था, उसका नाम था पंडित अलेक्जेंडर खान खन्ना। पंडित अलेक्जेंडर खान खन्ना पूरा नाम उसका, अभिलेखों में भी यही था। हाँ, पंडित अलेक्जेंडर खान खन्ना पूरा नाम भी उसका यही था, अभिलेखों में भी, रिकॉर्ड्स में भी। तो हमने उससे पूछा, सर ने पूछा उससे क्लास में ना कि भाई तुम्हारा नाम ये थोड़ा यूनिक सा है, अलग सा है। तो कह रहे सर जो मेरे मम्मी पापा हैं वो पूछते हैं सेकुलर हैं, वो सभी धर्मों को मानते हैं, इसलिए उन्होंने मेरा नाम ऐसा रखा। वो नहीं चाहते कि कोई धार्मिक अलग से पहचान हो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्या है, समझ रहे ना, वो नहीं जानते थे। इसलिए मेरे माता पिता ने मेरा नाम रखा है पंडित अलेक्जेंडर खान खन्ना। पंडित ब्राह्मण, अलेक्जेंडर ईसाई, क्रिश्चियन, खान मुस्लिम, और खन्ना पंजाबी। खन्ना किसमें होते हैं? सिखों में, पंजाबी में होते हैं ना, वो बात अलग है। मैं आपको चलती ऑनलाइन वीडियो में नहीं कह सकता मैं, है ना। एक बार पॉज करें फिर बताता हूँ। चलिए, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिन्हें हम ऑनलाइन नहीं कह सकते, तो लेकिन मन के उद्गार थे, बताने थे आपको तो आपको बता दिए। आगे चलें, रिकॉर्डिंग शुरू है सर, रिकॉर्डिंग शुरू है। तो सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर। तो अब भारत पर जो दूसरा विदेशी हमला था वो यूनानियों का था। अच्छा, कभी ग्रीक भी आया था, तो यूनान का एक नाम ग्रीक भी है ना, यूनान का एक नाम ग्रीक भी। यूनान की राजधानी क्या है? एथेंस। शाबाश,
ठीक है ना। अब संस्कृत साहित्य में इन यूनानियों को यवन भी कहा गया। क्या कहा गया? यवन। तो बेटे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। भारत पर जो दूसरा विदेशी हमला था यूनानियों का या यवनों का या ग्रीकों का था, ठीक है, ओके। अब ये हमलावर कौन था? अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर। अब थोड़ा सा सिकंदर के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं वहां से कूद के पहले यहाँ आ गया और मैंने यहाँ पे लिखा सिकंदर के बारे में। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप, ठीक है। कभी कभी आसान सवाल ही पूछ लेता है। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप और 359 बीसी में 359 बीसी में मैसिडोनिया या मकदूनिया, ठीक है, मैसिडोनिया का पुराना नाम क्या है? मकदूनिया। 359 बीसी में मैसिडोनिया का ये राजा था, ठीक है ना। 359 बीसी में फिलिप, सिकंदर नहीं, सिकंदर का पिता फिलिप जो था वो 359 बीसी में मैसिडोनिया का राजा बना। बाद में इसके खिलाफ बगावत हो गई और इसकी हत्या हो गई। लेकिन इसकी हत्या के बाद मात्र 20 साल की उम्र में इसका बेटा सिकंदर राजा बना। सिकंदर राजा बना 329 बीसी में, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं ना, 6 साल रहा ये। 329 बीसी में राजा बना और 323 बीसी में इसकी डेथ भी हो गई। 26 साल की उम्र में मर गया टीबी से। अब तो मेडिकल साइंस देखो आप, है ना, टीबी वाला भी 20 साल निकाल लेता आराम से। तो मात्र 26 साल की उम्र में इसकी मौत हो गई। 329 बीसी में सिकंदर जो है वो यूनान का राजा बना। सवाल पूछता है कि सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु या एरिस्टोटिल, है ना। तो अरस्तु हिंदी में कहते हैं। सिकंदर जो था अरस्तु का शिष्य था और अरस्तु जो था वो सुकरात का शिष्य था, ठीक है ना, बने ना, समझ गए? सासी, सास को बना दो सासी, ठीक है। जैसे भी याद करो, सुकरात, फिर अरस्तु और फिर सिकंदर। देखो सुकरात का चेला कौन? अरस्तु, अरस्तु का चेला सिकंदर। ये बेटा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, क्या सिकंदर किसका शिष्य था? कभी अरस्तु का कराओगे, कभी सुकरात का कराओगे। तो इसका एक फार्मूला बना लेना, अच्छा, ठीक है ना। तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था और अरस्तु जो था वो सुकरात का शिष्य था। अब सवाल आता है कि इसने किस रास्ते से भारत पर हमला किया? तो हिंदू कुश पर्वत पार करके इसने भारत पर हमला किया। वो जो है ना बोलन दर्रा, उधर की तरफ से हिंदू कुश पर्वत पार करके इसने भारत पर हमला किया और 326 बीसी में 326 बीसी में इसने सिंधु नदी पार की। 326 सिंधु नदी पार कर लिया आपने, आप भारत में आ गए, ठीक है ना। 326 बीसी में इसने सिंधु नदी पार की और सिंधु नदी पार करके इसने इधर उधर फैलना शुरू कर दिया। तक्षशिला का राजा अंबी जो था, इसे आप इतिहास में देशद्रोही कह सकते हो, ठीक है ना। सबसे पहला ज्ञात देशद्रोही था राजा अंबी तक्षशिला का। इसने इससे हाथ मिला लिया, दोस्ती कर ली और आगे बढ़ने में हेल्प दी। सवाल खूब आता है। बाद में इसका जो फेमस जो युद्ध है भारत में वो पोरस के साथ है ना। पोरस को, जो आप गुप्त वंश के राजाओं की बात करोगे ना, जो वो है ना प्रयाग प्रशस्ति, उसमें पोरस को कहा गया पर्वत का, पुरु या पर्वत का, पुरु या पर्वत का। पोरस के एम्पायर को कहा गया पुरु या पर्वत का। खैर, राजा पोरस को इसने हराया। अब राजा पोरस के साथ जो इसका युद्ध हुआ था झेलम नदी के किनारे हुआ था, ठीक है ना। कौन सी नदी के किनारे? झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? वितस्ता। चिनाव का पुराना नाम क्या है? आस्किनी, शाबाश। तो झेलम नदी का पुराना नाम है वितस्ता। तो इसे आप वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं, इसे आप झेलम का युद्ध भी कहते हैं। अच्छा, जो यूनानी इतिहासकार हैं उन्होंने झेलम नदी को कहा है हाइडेस्पीस, इसलिए इसको हाइडेस्पीस का वार भी कहते हैं। इस तरह से पढ़ो बेटे, सवाल ही पैदा नहीं होता जो कोई क्वेश्चन दाएं बाएं हो जाए, समझ रहे ना। बस रट लिया कि सिकंदर यूनान से आया था, 326 में आया, 323 में उसकी मौत हो गई, पोरस से लड़ा और ब्यास से पीछे हट गया नंदों के डर की वजह से, और ब्रो अपना इंसिडेंट कंप्लीट हो गया ना। इंसिडेंट कंप्लीट नहीं हुआ, अब हुआ इंसिडेंट कंप्लीट। और अभी जब मेंस पढ़ोगे, आईएएस मेंस, अब तो सब्जेक्ट खत्म हो गए, पीसीएस में सब्जेक्ट खत्म हो गए है ना, आईएएस मेंस पढ़ोगे तो अलग से और पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके बारे में और बहुत सी चीज़ें पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। तो झेलम या वितस्ता या हाइडेस्पीस के युद्ध में इसने पोरस से विजय पाई, पोरस को बंदी बना लिया। पोरस को बंदी बना करके इसके सामने लाया गया। बहुत पुरानी कहानी है, सुना के भी बोर हो गया हूँ। पोरस को बंदी बना करके इसके सामने लाया गया, लेकिन पोरस के कॉन्फिडेंस को देख करके ये दंग रह गया। इसके अलावा पोरस की सेना ने लड़ाई बहुत बहादुरी से लड़ी थी। आप लोग देखते हैं ना, क्रिकेट के शौकीन हो ना, क्रिकेट के शौकीन हो ना। अभी इंडिया अफगानिस्तान का मैच हुआ ना, 3rd मैच है ना, उसमें अफगानिस्तान की टीम फिर हार गई, लेकिन अंत तक लड़े। एक ही मैच में 3-3 मैच विकास देखने को मिले ना, तो बाद में इंडियंस भी उनसे हाथ मिलाते हुए गए, है ना, सम्मान करते हुए गए, हाँ भाई बहुत अच्छा खेले तुम। तो सिकंदर भी पोरस और उसकी बहादुरी से बहुत प्रभावित था और उसने इसको मारा नहीं, और उसको जो है कि ऑफर दिया दोस्ती का, वही है तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो उसने कहा मेरे साथ वैसे व्यवहार किया जाए जैसे एक राजा दूसरे राजा से करता है। उसको आज़ाद कर दिया। आज़ाद करने के बाद कहते हैं कि ये शर्त लगाई कि आगे बढ़ने में हमारी हेल्प करोगे।
तो मान लिया कि ठीक है अब आपकी हम हेल्प करेंगे, इसे इसका राज वापस लौट गया। ठीक है, एक गाना है जहाँ डाल डाल की क्या है वो, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, रफ़ी साहब ने गाया। तो ये जो गाना है ना, ये जिस फिल्म का, मुझे पता नहीं किस फिल्म का गाना है, तो इसमें वही सिकंदर और पोरस का युद्ध दिखाया गया। इस फिल्म में सिकंदर और पोरस का युद्ध दिखाया गया। बहुत पुरानी फिल्म है, 50 साल पुरानी, नहीं, सन 50 के आसपास की फिल्म है ये। ठीक है, हमने कभी अपने बचपन में देखी थी दूरदर्शन पर। तो सिकंदर भारत में 19 माह रहा, 325 बीसी में ये वापस लौट गया और 323 बीसी में इसकी बेबीलोन में डेथ हो गई। इसने भारत में कई शहर बसाए, लेकिन सबसे फेमस शहर निकैया और बुकाफेला। बुकाफेला जो था इसके घोड़े का नाम था और इसकी पत्नी का नाम था रोक्साना। कई लोग इसको रुखसाना बोल देते हैं, ठीक है चलेगा, तो रोक्साना, ओके, रुखसाना या रुखसाना इसकी पत्नी का नाम था। ठीक है, तो ये हो गई बात सिकंदर की या यूनानी आक्रमण की। तो पहला विदेशी हमला भारत पर ईरानियों का और दूसरा यूनानियों का, और तीसरा विदेशी हमला भारत पर इंडो यूनानियों का। तो इंडो यूनानियों के बारे में मैं ज़्यादा आपको बताऊंगा नहीं, इस पुरानी वीडियो में आपको डिस्कस कर चुका हूं। इतना मैं ज़रूर बताऊंगा कि इंडो यूनानी किनको कहा गया। अब सिकंदर यहाँ पर आया, उसने जो है ब्यास नदी के उस पार का, ब्यास नदी के पश्चिम का लगभग सारा इलाका जीत लिया। कुछ राजाओं को उसने छोड़ दिया, यानी उन्हें उनका राज वापस लौटा दिया, और कुछ राजाओं को यूनान एम्पायर में मिला लिया। लेकिन सिकंदर की मौत के बाद उसके खिलाफ भी बगावत हो गई, अलग अलग प्रांत बन गए। तो आज का जो, जिसे आप गंधार का इलाका कहते हो ना, आज का मध्य एशिया का गंधार का इलाका, उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान का जो इलाका है, यहाँ पर यूनानी बस गए। और इन यूनानियों ने जब भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और यहाँ पर बस करके राज करने लगे, तो इनको हमने कहा इंडो यूनानी या इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी या हिंद यवन। तो अब जो तीसरा विदेशी हमला था भारत पर, इन्हीं इंडो यूनानियों का था या हिंद यवनों का था। ठीक है, अब यहीं पर मैं लौट के आता हूँ